आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th की हरियाणा बोर्ड ने जो नई इतिहास की बुक जारी की है उस बुक का पहला पार्ट जिसका नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसके सभी क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास इतिहास की बुक नहीं है। जिनके पास है उनके पास पुरानी बुक है। मैं आपको अपने चैनल पर इस बुक के सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और साथ ही में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहली है रक्षा प्राचीर। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की सुरक्षा के लिए नगरों के चारों ओर मजबूत रक्षा प्राचीर बनाए जाते थे। रक्षा प्राचीर का मतलब है कि चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती थी जो नगरों को बाहरी आक्रमणकारियों की से रक्षा करते थे, यानी कि जिससे सुरक्षा होती थी नगरों की। इन रक्षा प्राचीर में बुर्ज बने हुए थे और इन रक्षा प्राचीरों में बुर्ज बने हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है सड़कें। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी, यानी कि जो मेन सड़क थी वो नगर को 5-6 खंडों में यानी कि अलग अलग भागों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 यानी कि 9.15 मीटर तथा गलियां औसतन 3 मीटर चौड़ी होती थी, यानी कि सड़कें जो है 9.15 मीटर चौड़ी होती थी और जो गलियां हैं वो 3 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कें कच्ची होती थी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नालियाँ। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में जल निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था थी। घरों की नालियाँ सड़क के किनारे बने नाले में गिरती थी, यानी कि घरों से पानी निकालने के लिए नालियाँ बनाई जाती थी और वो नालियाँ जो है सड़क के किनारे जो बड़े बड़े नाले बने हुए थे उसमें गिरती थी और फिर नालों के माध्यम से पानी नगर के बाहर निकाला जाता था और उन नालों के माध्यम से यानी कि उनकी वजह से पानी जो है नगर से यानी कि शहर से बाहर निकाला जाता था। नालियाँ मुख्य रूप से पक्की ईंटों की बनी होती थी और उनको बड़े आकार की ईंटों से ढका गया था, यानी कि उस समय पर भी जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और उनको ऊपर बड़ी ईंटों से ढक दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है भवन। सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक भवन मिलते हैं। आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, आवासीय भवन यानी कि जहाँ पर लोग रहते थे, रसोई घर, स्नान घर और भवन के बीच में आंगन होता था, यानी कि घरों के बीच में आंगन होते थे। संपन्न लोगों के घरों में कुआं और शौचालय भी होते थे। संपन्न लोग यानी कि अमीर व्यक्तियों के घरों में उनके खुद के कुएं और उनके अलग से शौचालय होते थे। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिले, यानी कि घरों में सीढ़ियाँ भी होती थी। मकानों में खिड़कियाँ, रोशनदान, फर्श और दीवारों पर प्लस्तर के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि उस समय पर भी दीवारों में प्लस्तर हुआ करते थे, खिड़कियाँ होती थी, घरों में रोशनदान थे, फर्श पक्का था। सामुदायिक भवनों में सभा भवन। सामुदायिक भवन यानी कि जो समुदाय के लिए होते हैं वहाँ पर सभाएं होती थी। अन्नागार थे, यानी कि जहाँ पर अन्न को इकट्ठा करके रखा जाता था और स्नानागार आदि भी मिलते हैं। जिस तरह से आज के समय में पूल थे उसी तरह से उस समय में स्नानागार बनाए जाते थे जहाँ पर आम आदमी स्नान करते थे। उसके बाद ईंटों का माप। सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक भवन पक्की ईंटों से बने होते थे, यानी कि उस समय के जो घर थे वो पक्की ईंटों से बनते थे। इन भवनों में 1:2, 2:3 और 1:2 और 2:4 की ईंटों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था? यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। सामाजिक
सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, यानी कि इस सभ्यता के जो समाज था, जो लोग रहते थे, वो अलग अलग वर्गों में विभाजित थे। नगर को दुर्ग और आवास क्षेत्र में विभाजित किया जाता था, यानी कि जो शहर था उसको दुर्ग और आवास क्षेत्र दो अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता था। दुर्गों में संपन्न व्यक्ति, यानी कि जो दुर्ग थे उनमें अमीर व्यक्ति, शासक वर्ग यानी कि जो राजा थे, निवास करता था, यानी कि वो लोग निवास करते थे। दुर्ग क्षेत्र में सुरक्षा और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था, यानी कि दुर्ग जो है वहाँ पर उनकी सुरक्षा और वहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी विशेष सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता था। आवासीय क्षेत्र में, यानी कि जो आवासीय क्षेत्र उसमें व्यापारी, वहाँ पर व्यापारी रहते थे, सैनिक रहते थे, अधिकारी रहते थे, शिल्पी रहते थे और मजदूर रहते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी और जुल्हा आदि अन्य महत्वपूर्ण वर्ग थे, यानी कि ये इन वर्गों में बटा हुआ था। ये सभी अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनके काम के आधार पर उनको बांटा गया था अलग अलग वर्ग में। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इनका मुख्य भोजन जौ, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, दूध, मांस था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र और आभूषण के विशेष शौकीन थे। उसके बाद है आर्थिक जीवन। सरस्वती सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, यानी कि कृषि जो है मुख्य व्यवसाय था। सरस्वती सिंधु का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, यानी कि यहाँ की जो धरती थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की कृषि करते थे। इन सभी चीज़ों की वो खेती करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर को प्रमुख रूप से पाले जाते थे। ये सभी पालतू जानवर थे। इनका उपयोग दूध, मांस, खाल और ऊन आदि के लिए होता था। बैल का प्रयोग कृषि कार्य के साथ साथ यातायात के लिए भी किया जाता था, यानी कि बैल का काम खेतों में भी यूज़ होते थे और यातायात के साधन के यातायात के लिए भी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इनका यूज़ होता था। घोड़े और ऊंट को भी पालतू बनाया। इस सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के आभूषण, औजार और उपकरणों के लिए धातु की ढलाई की तकनीक से भली भांति परिचित और उनके निर्माण में अत्यंत निपुण एवं दक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना कैसी थी? आंसर देखें। सरस्वती सिंधु सभ्यता आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता थी। यहाँ के लोगों के प्रमुख आर्थिक कार्य कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना तथा उद्योग था, यानी कि इस सभ्यता के लोगों का ये मुख्य कार्य थे। कृषि मुख्य पेशा था, कृषि सबसे अधिक यूज किया जाने वाला मुख्य पेशा था। मुख्यतः गेहूं तथा जौ की खेती की जाती थी। इस सभ्यता के लोगों ने ही विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की, यानी कि इस सभ्यता के लोगों ने ही कपास की सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले खेती करनी शुरू की थी। किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, यानी कि किसान जो थे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार करते थे। इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नगार बनाए गए थे और इसी वजह से ही अन्न के भंडारण के लिए अन्नगार बनाए गए थे, जहां खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था, यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुत मात्रा में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्तों, खरगोश, हिरण और कुबड़दार वृषभ आदि पशुओं को पाला जाता था, यानी इन सभी जानवरों को पालतू बनाया गया। कृषि और पशुपालन के अलावा उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे, जिनमें वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें एवं वस्तुएं पश्चिम एशिया तथा मिस्र में भी प्राप्त हुई, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं की जो मोहरें थीं वो पश्चिम एशिया और मिस्र में भी मिली हैं, जिससे यह ज्ञात होता है, यानी कि इससे ये पता लगता है कि इस सभ्यता के व्यापारिक संबंध इन देशों से थे।
यानी कि इस सभ्यता के लोग जो है दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय बाटों द्वारा नियंत्रित होता था और जो वस्तु को मापने की इकाई थी वो थी बाट, यानी जिस तरह से हम आज भी बाट का यूज़ करते हैं। यह बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये बाट जो है चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था, यानी कि लोथल जो था हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। यहीं से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं और इसी जगह पर ही चावल की खेती के प्रमाण मिले, यानी कि ये पता लगा कि चावल की खेती भी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कलात्मक विशेषताएं क्या थी? आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई ईंटों की मूर्तियां आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। मूर्तियों में सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित यानी कि टूटी हुई पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है। पुरुषों, स्त्रियों व पशु पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। पशु और पक्षियों में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सूअर, मोर, बत्तख, तोता और कबूतर आदि मुख्य रूप से मिलते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहरें मुख्यतः चौकोर या आयताकार थी, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों, देवी देवता एवं लिपि को अंकित किया गया था, यानी कि इनकी मोहरों के ऊपर इनकी चित्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बताएं। यानी कि हमें यह बताना है कि ये सभ्यता लुप्त क्यों हो गई। आंसर देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला कारण बताया है प्रशासनिक शिथिलता। सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासन में शिथिलता आ गई। शिथिलता का मतलब है कि जो डेवलपमेंट थी वो रुक गई, जिसके कारण बस्ती का आकार सीमित हो गया, यानी कि जिसके कारण कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई और जो बस्तियां थी जहां पर लोग रहते थे वो सीमित हो गई और स्वास्थ्य में कमी आई, और जिसकी वजह से वहां पर सफाई के कामों में कमी आई, स्वास्थ्य में कमी आई। सड़कों और गलियों में अतिक्रमण होने लगा, दीवारें कम चौड़ी बनने लगी और नए मकानों के निर्माण में पुराने मकानों की ईंटों का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण यह नगरीय सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को भी उत्तरदायी माना जा सकता है। वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी सूख जाने के कारण हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में इस सभ्यता की बस्तियों का विनाश हुआ होगा, यानी कि सरस्वती नदी के सूखने के कारण और जो वर्षा है उसके न होने के कारण जो है इस सभ्यता के विनाश का ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद है बाढ़। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल और भगतराव के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, यानी कि बाढ़ आने के जो है सबूत मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के पतन में बाढ़ की भी भूमिका रही होगी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इस सभ्यता के पतन में बाढ़ का भी मुख्य भूमिका होगी। अगला कारण है विदेशी व्यापार में गतिरोध। सरस्वती सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण आर्थिक ढांचा कमज़ोर होने लगा, जिसके कारण बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पाद की मांग बढ़ने लगी और लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई, जो इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बनी। अगला कारण है महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि इनमें से 41 लोगों की मौत मलेरिया जैसी महामारी से हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि महामारी के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व में क्या देन है। आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे
प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। इस सभ्यता से विश्व को बहुत कुछ सीखने को मिला। इस सभ्यता में नगर नियोजन व्यवस्था का बेहतरीन नमूना देखने को मिला, यानी कि नगरों को योजना बनाकर यानी कि प्लानिंग करके नगरों को बनाया जाता था, जिसमें नगर में सड़क या व्यवस्था और पानी की जल निकासी की व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। यानी कि प्लानिंग के साथ शहर बनाए गए थे और उसमें सड़कें की व्यवस्था की गई और पानी शहर से बाहर निकालने की भी व्यवस्था की गई थी। इस सभ्यता में कृषि और उसके औजारों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से यह पता चला कि कौन कौन से जानवर शुरुआत से ही पालतू थे, और इससे ये भी पता लगा कि भाई कौन से जानवर जो हैं शुरुआत से ही घरों में पाले जाते थे। इसके अलावा आयात और निर्यात भी देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापारिक केंद्रों की सूची बनाएं, यानी कि उन जगह के नाम बताने जहाँ से व्यापार होते थे। तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, चान्हू-दाड़ो, ये हैं जगह के नाम। नेक्स्ट है हरियाणा में सरस्वती सिंधु सभ्यता के स्थलों की सूची बनाएं, यानी कि हरियाणा में जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं उन जगह के नाम बताने हैं। तो पहला है मिथातल, दूसरा है बनावली, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है सीसवाल, पांचवा है फरमाना और छठा है कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, सरस्वती सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ तक फैला है। आंसर देखें, यह सभ्यता पूर्व में आलिमगीरपुर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पश्चिम में सूतका गेंडोर बलूचिस्तान तक और उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में दायमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक फैला था। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता में भवनों की संरचना कैसी होती थी। तो आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक भवन मिलते हैं। आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नाना घर और भवन के बीच में आंगन होता था। सामुदायिक भवनों में सभा भवन, अनगार और स्नानागार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडित पुरुष की मूर्ति का वर्णन करें। आंसर देखें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडित पुरुष की मूर्ति 19 सेंटीमीटर लंबी है, जो तिब्बतिया अलंकार से युक्त साल ओढ़े हुए हैं। इसकी दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है और केस यानी कि बाल पीछे की ओर संवार कर एक फीते से बंधे हुए हैं। दाहिने हाथ पर एक भुजबंद बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे, यानी कि प्रमुख वर्गों के बारे में बताना है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी और जुलाहे महत्वपूर्ण वर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालते थे। आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर को प्रमुख रूप से पाला जाता था। इस सभ्यता के लोगों ने घोड़े और ऊंट को भी पालतू बनाया। इसके अलावा जंगली सूअर, चिकारा, हाथी, हिरण और नीलगाय पालने के प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति का उल्लेख कीजिए। आंसर देखें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष की सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसके दाहिनी तरफ हाथी और बाघ, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा दिखाया गया है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े दिखलाए गए हैं। इस मूर्ति को पशुपति शिव की मूर्ति माना जाता है।
तो ये थे आपके इतिहास की बुक के क्लास 10th के पहले पार्ट के सभी क्वेश्चंस। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में एक एक नंबर वाले इसी पार्ट के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद।